नमस्कार साथियों, मिजाग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल आपने कांस्टेबल का टेस्ट दिया था, उस टेस्ट का सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। मैं कन्हैयालाल पालीवाल आपको राजस्थान का जो जीके है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप लोगों ने कल जो पेपर दिया था, जिसने मिजाग एकेडमी ऐप डाउनलोड कर दिया है, उस पर पेपर आया था, उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम आज की ये क्लास ले रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से? महर्षि है। अपना पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से? महर्षि है। तो सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि दर्शन, भारत में 6 दर्शन है। कितने 6 दर्शन है? 6 दर्शन है। जैसे चार्वाक है, योग है, सांख्य है, न्याय है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। इनके अलग अलग प्रणेता रहे हैं। अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से? महर्षि है। तो सबसे पहले लिखा है महर्षि गौतम। तो महर्षि गौतम ने जो दर्शन दिया था वो दिया था न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। तो इसका आंसर महर्षि गौतम ए तो नहीं है। क्लियर? क्योंकि महर्षि गौतम द्वारा जो दर्शन दिया गया था वो था न्याय दर्शन। उसके बाद में है कणाद। कणाद के द्वारा भी नहीं दिया गया। नेक्स्ट है कपिल। ये अपना आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से महर्षि है? कपिल। अब कपिल मुनि के बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है और इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात, कपिल मुनि ने कपिल मुनि की तपोस्थली, आप लोगों ने एक जगह सुनी होगी, कोलायत। कोलायत झील भी है और कोलायत जगह कहां पे है? बीकानेर जिले में। किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। क्लियर? पहली चीज, कपिल मुनि की तपोस्थली कौन सी मानी जाती है? कोलायत मानी जाती है। कोलायत में झील है जहां पे कपिल मुनि का आश्रम है। किनका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम। यहाँ पे कपिल मुनि जी का मेला बढ़ता है। क्लियर? तो इन कपिल मुनि ने ही ये सांख्य दर्शन दिया था। एक चीज और कि जो चारण जाति के जो लोग हैं, जो करणी माता के भक्त हैं, वो लोग इस कपिल मुनि के आश्रम में नहीं जाते हैं। एक किंवदंती के अनुसार चारण लोग कपिल मुनि के आश्रम नहीं जाते हैं कोलायत में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि कौन थे? देखो, ये सारे जो है ये सब दर्शन से संबंधित लोग हैं। पतंजलि ने योग दर्शन दिया था। कौन सा दर्शन दिया था? योग दर्शन दिया था। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, पतंजलि ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, महाभाष्य। महाभाष्य। क्लियर? महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषिजन्य गेहूं और जौ की किस्में कहां से प्राप्त हुई? ये हिस्ट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा है पहले मेहरगढ़, फिर बनमाली, फिर मेहदड़ा, फिर कोल्डियवा। इसमें से किस जगह से सर्वप्रथम कृषिजन्य गेहूं और जौ की किस्में प्राप्त हुई? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। कुछ बातें ऐसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछ के ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, या सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लिया गया खाद्यान्न कौन सा था। तो हम उसकी बात करेंगे। मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में बात बता लेते हैं। मेहरगढ़ कहां पे है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान में। ये मेहरगढ़ जगह बलूचिस्तान में स्थित है। पहली बात। दूसरी बात, मेहरगढ़ से मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। मानव का स्थायी जीवन यहीं से शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा सबसे पहले कृषिजन्य गेहूं और जौ की किस्में भी यहीं से प्राप्त हुई थी, मेहरगढ़ से। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले खाद्यान्न। जो खाद्यान्न है उसमें
सर्वप्रथम किस खाद्यान्न को अपनाया गया था मानव के द्वारा? तो सबसे पहले अपनाया गया था जौ। जौ को यव भी बोलते हैं। इसके बाद गेहूं, और इसके बाद बात करेंगे तो चावल की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था मानव के द्वारा खाद्यान्न के तौर पे, फिर गेहूं और उसके बाद चावल। एक बात हम और करते हैं कि सबसे पहले जो खोजी गई धातु थी मानव द्वारा, तो वो सबसे पहले कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले तांबा, उसके बाद जस्ता और उसके बाद सीसा। अगर कैसे भी पूछ लिया जाए सबसे पहले खाद्यान्न, तो सबसे पहले खाद्यान्न जौ था, उसके बाद में गेहूं और उसके बाद में चावल, ये उसका क्रम है। और अगर धातु में बात करें तो सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा था, उसके बाद जस्ता और उसके बाद सीसा। क्लियर। नेक्स्ट अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। यहीं से कृषिजन्य गेहूं और जौ की किस्में सबसे पहले प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको सेव करो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 विस्तृत है। सबसे पहली बात तो ये, राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे अपने राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वैसे राष्ट्रीय जलमार्ग भी होते हैं। ये जो 4 दे रखे हैं ये चारों राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ही राष्ट्रीय जलमार्ग है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है अपने भारत का, वो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, जो कि गंगा नदी में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद, ये जो आंसर है हल्दिया से इलाहाबाद, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि कहां पे स्थित है? गंगा नदी सॉरी गंगा नदी में। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पे, सद्या एवं धुबरी। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कौन सा है? 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर है तीसरा कोट्टापुरम टू कोल्लम, और चौथा है काकीनाडा टू बरकाना। ये चारों ही राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। आपको चारों याद रखने हैं। ऐसे भी आ सकता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक दूसरा राजमार्ग का तो कोई दे देगा। इसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ा या सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि गंगा नदी में है, हल्दिया से इलाहाबाद तक। क्लियर। जिसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर से ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेव है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 4 जगहों के नाम दे रखे हैं और आगे उन देशों के नाम दे रखे हैं जिसके सहयोग से यहाँ पे ये चारों क्या है? लौह इस्पात संयंत्र है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले लिखा है राउरकेला। पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये है कहाँ पे। सबसे पहले लिखा है राउरकेला। राउरकेला जो है वो उड़ीसा में, कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे लिखा है जर्मनी, ये जर्मनी के सहयोग से चलता है। ये बिल्कुल सही है, मतलब सुमेलित है। राउरकेला उड़ीसा स्टेट में स्थित है, जो कि जर्मनी के सहयोग से चलता है क्या चारों चीजें? ये लौह इस्पात संयंत्र लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? लौह इस्पात संयंत्र लगे हुए हैं। नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो झारखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? बोकारो। कभी इनके स्टेट पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में स्थित है। बोकारो है झारखंड में। कहां पे है? झारखंड में। नेक्स्ट बात करेंगे भिलाई। तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगर इसके अंदर भी पूछ लिया जाए तो दुर्ग जिले में। कौन से जिले में है? दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दुर्गापुरा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुरा।
जो अब इनके सहयोग की बात करें तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से चलता है, बिल्कुल सही है। बोकारो ये गलत है जी, बोकारो अमेरिका के सहयोग से नहीं चलता। बोकारो झारखंड में जो लो इस्पात संयंत्र है वो सोवियत संघ की सहायता से चलता है, और सोवियत संघ बोले तो रूस। किसके सहयोग से चलता है? रूस के सहयोग से चलता है। भिलाई रूस के सहयोग से चलता है, बिल्कुल सही है। दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से चलता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, वो है बोकारो अमेरिका। बोकारो अमेरिका में नहीं, अमेरिका के सहयोग से नहीं होके सोवियत संघ के सहयोग से चलता है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। पहले हम हर्षवर्धन की बात करते हैं कि हर्षवर्धन कौन है। आप लोगों ने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, हैंसोंग के बारे में, और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। हर्षवर्धन के काल में अपने भारत का बहुत विकास हुआ था। उत्तर भारत, पूरे उत्तर भारत में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश से संबंधित है। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, इनके 3 संतानें थी। नंबर 1 यहां लिखते हैं प्रभाकर वर्धन। इनके 3 संतानें थी। एक थे राज्यवर्धन, एक थे हर्षवर्धन, और एक थी पुत्री राजश्री। ये तीनों भाई बहन हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात और राजश्री, इनके बारे में डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे। जो डिटेल्ड क्लास है उसमें हम हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन की जो स्टार्ट में जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। कौन सी राजधानी थी? थानेश्वर। इनके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज परिवर्तित कर दिया। कहां कर दिया स्थानांतरित? कन्नौज में। ये राजश्री इनकी बहन थी और राज्यवर्धन इनके भाई थे। ये राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये तीनों प्रभाकर वर्धन की संतानें थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी प्रारंभिक वो थी थानेश्वर, जो उन्होंने कन्नौज परिवर्तित कर दी थी। हर्षवर्धन उदारवादिता के कारण जाने जाते थे, सहिष्णुता के कारण जाने जाते थे। कहा जाता है कि हर्ष के काल में बहुत बड़ी बड़ी धर्म सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। इनके बारे में एक और चीज है जो आपको याद रखनी है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत हर्षवर्धन एक महामोक्ष परिषद, प्रयाग में महामोक्ष परिषद का सम्मेलन करता था, जिसमें 5 साल से जो राज्य को आय होती थी वो सारी लोगों को दान में देता था, जिसको महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है। कहाँ पे होती थी? प्रयाग में, हर 5वें वर्ष। एक बात। दूसरी बात, हर्षवर्धन ने एक महाधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था, विशाल धर्म सम्मेलन का, जो अपने क्वेश्चन में है, विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता सौंपी थी हैंसोंग को। किसको सौंपी थी? हैंसोंग को। हैंसोंग कौन था? कई बार पूछा जाता है कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया, तो ये हैंसोंग ही है जो वो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। और इन हैंसोंग को इन्होंने विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? अध्यक्ष नियुक्त किया था। हैंसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि उस समय का विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी इन्होंने 1.5 साल अध्ययन किया है। हैंसोंग ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सीयू की। सीयू की हैंसोंग की प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की। उन्होंने इसमें लिखा है कि हर्ष ने 100 गांव नालंदा को दान में दिए थे। कितने गांव? 100 गांव
किसको दान में दिए थे? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। कैसे? मतलब इस 100 गांव की जो भी आय होती थी वो कहाँ लगती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ पे 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे, 1500 से ज्यादा अध्यापक गण थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय था जिनके 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्न नदी और रत्नागिरी। इनके बारे में हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। हर्षवर्धन ने विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, तो बंगाल, नई, कन्नौज। इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में ही विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष किसको बनाया? ह्वेनसांग को। याद ये रखना है, हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। और इस ह्वेनसांग को हर्षवर्धन ने बहुत सारा आदर दिया था। यहाँ देखिए, विशाल धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता भी इसी से करवाई थी। और ह्वेनसांग ने हर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसकी फेमस जो किताब है वो है सीयू की। क्लियर? ह्वेनसांग के अलावा एक और चीनी यात्री था, इत्सिंग। उसने कहा था कि 100 गांव नहीं, उसने 200 गांव बताए कि 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिए थे। किसने? हर्ष ने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका अपना आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अब देखो, नवीन पर्वत श्रेणी का ये क्वेश्चन आया है। आप इनको देखोगे, जो ऑप्शन दे रखे हैं इससे भी आपको पता चल जाएगा कि नवीन कौन सा है। हमने राजस्थान के भौतिक शोर पढ़े थे, उसमें सारी चीजें बताई थी कि ये नवीन और आधुनिक कैसे या प्राचीन कैसे होती है। प्री कैम्ब्रियन युग, प्लिस्टोसिन युग, ऐसे अलग अलग काल हुए हैं ज्योग्राफिकल, उसके अकॉर्डिंग इनका निर्माण हुआ है। उसके आधार पर ये नवीन और प्राचीन है। तो इसमें देखो आप, विंध्यन, अरावली, शिवालिक और अन्नामलई। हमने ज्योग्राफी क्लास में, जो डिटेल्ड क्लास है, उसमें पढ़ा था कि विश्व की सबसे जो नवीन पर्वतमाला है वो कौन सी है? हिमालय। कौन सी है? वो हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी है? हिमालय पर्वत। अब इसमें आप देखो कि ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें हिमालय का कौन सा भाग है? देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो शिवालिक है ये हिमालय का भाग है। हम पढ़ेंगे हिमालय में वृहत हिमालय, उसके बाद में है मध्यम हिमालय, और उसके बाद में है लघु या शिवालिक हिमालय। लघु या शिवालिक हिमालय। क्लियर? तो ये हिमालय का पोर्शन है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी कौन सी होगी? शिवालिक ही होगी। सबसे प्राचीन की बात करें तो वो है अरावली। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान में, अपने राजस्थान, दिल्ली और ये यहाँ पे हरियाणा तक फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में कौन सी? अरावली पर्वतमाला, जिसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से 80% हमारे राजस्थान में स्थित है। क्लियर? इसका भी हम डिटेल क्लास में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर हो जाएगा अपने शिवालिक। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? अब बात आई है पंचनद की। देखो, हमारे भारत में एक स्टेट जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? 5 नदियों के आब के कारण इसको पंजाब कहा गया है। उत्तर से जिस प्रकार हम नदियां लिखेंगे तो सिंधु, उसके बाद हम बात करेंगे सतलज, झेलम, चिनाब, रावी एवं व्यास। ये सारी उत्तर भारत की नदियां हैं। इसमें देखो, सिंधु नदी सीधा पाकिस्तान के सिंध शहर की तरफ जाती है। उसके बाद में जो पीछे की जो 5 नदियां हैं, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये 5 नदियां पंच नदी में शामिल है। किसमें शामिल है? पंच नदी में शामिल है। सतलज नदी जिसका राक्षस ताल से उद्गम होता है, झेलम जिसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, इसके बाद में चिनाब, ये सबकी बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद में रावी और व्यास, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो इसमें से कौन सी नदी है जो पंच नदी में संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगी अपनी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी
पंचनद में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में अधिकांश वर्षण, ये वर्षण है, भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है। देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें हम आपको मानसून से संबंधित बात समझनी है कि इसने लिखा है भारत में अधिकांश वर्षण, वर्षण का मतलब होता है वर्षा, वर्षण का क्या मतलब होता है वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है, चक्रवातीय, संवहनीय, पर्वतकृत या वाताग्रीय। तो हमने ज्योग्राफी की जो क्लास हुई है उसमें देखना, उसमें हमने पढ़ा है कि भारत में या राजस्थान में जो बरसात होती है वो बरसात का कारण क्या है कि राजस्थान, अपने भारत में जो मानसून आता है, दो तरह का मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में केवल कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, एक तो है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसकी कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, और एक है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा। इस पे हम बात करें तो हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा, एक तो है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागरीय शाखा। हम देखते हैं कि भारत में या राजस्थान में, ये जो पूछ रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है, तो ये भारत में इधर बात कर लेते हैं, जो दक्षिण पश्चिम की बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है उससे भी, और अरब सागर से जो आती है उससे भी। अरब सागर की शाखा जो मानसून उठता है वो यहाँ पे सह्याद्री पर्वतमाला है वहां से टकराता है, उसको टकरा के यहाँ बरसात करता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा ये इधर ऐसे निकलती है और अराकाम योमा पर्वत और मेघालय पठार से टकराकर यहाँ पे फिर बारिश करती है, और अरावली में भी अरावली पर्वतमाला से टकराकर पूर्वी अरावली में ये बरसात करती है। तो जो भी ये बरसात होती है उसका मूल जो कारण होता है वो होता है पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणियों से टकराती है और उससे बारिश होती है। तो भारत में अधिकांश जो वर्षण या वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, पर्वतकृत। कैसी होती है, पर्वतकृत। तो अपना ये आंसर हो जाएगा पर्वतकृत। भारत में अधिकांश वर्षा कैसी होती है, पर्वतकृत। कैसी होती है, पर्वतकृत बरसात होती है। क्लियर, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर्वतकृत। सेव। और नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, इसको हम जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, सबसे पहला ऑप्शन है बिहार, नंबर सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नंबर थर्ड है उत्तराखंड और नंबर फोर्थ है हिमालय। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। पहली चीज, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसको प्रारंभ में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। क्या कहा जाता, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? देखो सीधा सा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन रहता है, रबी में कौन सी आएगी, खरीफ में कौन सी आएगी और जायद में कौन सी आती है। सबसे पहले रबी, खरीफ और जायद को समझ लेते हैं। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मार्च में इसकी कटाई कर दी जाती है। किसकी? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसलों में उनका अक्टूबर नवंबर में वो बोई जाती है और अप्रैल मई में उनका कटाई कर दी जाती है। फिर आती है खरीफ और उसके बाद आती है जायद। खरीफ की फसलें जो उसके बाद में, ये रबी के बाद में बोई जाती है, और जायद की जो फसलें हैं वो रबी और खरीफ के बीच सेशन में बोई जाती है। अब रबी की फसलों की बात करें तो मुख्य रूप से रबी की जो फसलें हैं, रबी की फसलों में गेहूं, गेहूं, चना, सरसों, ये मुख्य रूप से जो सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद में खरीफ की फसलें, ये वो फसलें हैं जो बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने इतनी लिखी है। रबी में कौन कौन सी आती है? गेहूं, चना और सरसों। खरीफ में बाजरा, मूंगफली, चावल, कपास, मक्का और रागी। इसके अलावा भी और है। इसके बाद में बात करेंगे जायद की। तो जायद की फसलों में हमारे जो ये घास वगैरह उगाई जाती है जो पौष्टिक होती है, जिसको रिजका बोलते हैं, रिजका, तरबूज, ककड़ी और खरबूजा। क्लियर? तो ये रबी की फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं और ये जायद की फसलें हैं। इनको आपको ढंग से देखना है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होता है वो बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें जो रबी की फसल है वो मैंने देखो यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है इसबगोल। गेहूं, चना, सरसों के साथ इसको जोड़ दो, ये रबी की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है, तरबूज जायद की फसल है और बाजरा ये भी खरीफ की फसल है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अपना इसबगोल। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये कला संस्कृति से है। ये कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी और करणी माता। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चारों ऑप्शन में दिए हैं। सबसे पहले लिखा है बाणगंगा। ध्यान रखना, बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है जो कि जयपुर में है। बैराट बौद्ध कालीन अवशेषों के लिए विख्यात भी है, महाभारत काल के लिए भी विख्यात है। बैराट में जो वर्तमान में देखो जो बैराट है उसको विराट नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था। पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास वहां विराट नगर में ही बिताया था, इसलिए महाभारत काल से संबंधित स्थल का पूछा जाए तो वही बैराट है। और बौद्धकालीन अवशेषों की बात करें तो वो भी बैराट है। और उस बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। ध्यान रखना, ये बाणगंगा नदी यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। बाणगंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे थे, अर्जुन ने बाणों से उनके लिए बिस्तर बना दिया था, उस पर लेट गए थे। भीष्म पितामह को मांगी हुई मौत मिलती थी। गंगा के पुत्र माने जाते थे और उनको वरदान था कि वो जब मौत मांगेंगे तभी उनको मौत आएगी, वरना नहीं। तो कहते हैं कि सरसैया पे जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे तब उनको प्यास लगी, तब अर्जुन ने बाण से एक पानी की धार प्रवर्तित की। उसी बाण गंगा के कारण वही नदी आज क्या कहलाती है? बाणगंगा कहलाती है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो बाणगंगा में नहीं होता। बाणगंगा से संबंधित जो बातें थी मैंने आपको बता दी है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है, जो कि बैराट की पहाड़ियां महाभारत काल से संबंधित है। और बैराट में ही अपने अशोक के शिलालेख, जो भाब्रू शिलालेख है वो भी वहीं से मिला है। बौद्ध संस्कृति के अवशेष वहीं से मिले हैं। और बैराट में महाजनपद काल में
विराटनगर जो मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी महा जनपद की विराटनगर, वही वर्तमान का बेराट है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं श्री महावीर जी। श्री महावीर जी करौली में है। कहां पे है? करौली में। श्री महावीर जी क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? लठमार होली। श्री महावीर जी करौली में है, जहां पे किसके लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली का आयोजन यहां किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे केला देवी की। केला देवी त्रिकूट पहाड़ी या त्रिकूट पर्वत बोल सकते हैं। कहां पे है? ये भी करौली में है। करौली में त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है केला देवी का मंदिर। यहाँ पे लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लंगूरिया गीत किस देवी के मंदिर में गाए जाते हैं? तो लांगुरिया गीत केला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे करणी माता। तो अपना ये क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? उसका सही आंसर है करणी माता। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कब? एक होता है चैत्र मास में और एक होता है आश्विन में। आश्विन मास में वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है करणी माता का। अब करणी माता के बारे में जानते हैं। करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धि बाई। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम रिद्धि बाई। सुआप फलोदी में इनका जन्म स्थान है। रिद्धि बाई नाम से ये जानी जाती थी बचपन में। करणी माता के बहुत सारे चमत्कार है। करणी माता के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो करणी माता का मंदिर कहां है? करणी माता। करणी माता बीकानेर राजवंश और चारणों की कुलदेवी मानी जाती है। पहली बात, करणी माता का मंदिर देशनोक में। कहां पे है? देशनोक में है। देशनोक बीकानेर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? बीकानेर जिले में। पहली। दूसरी बात, करणी माता के द्वारा ही बीकानेर दुर्ग और मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर दुर्ग का नाम है, जोधपुर, इन दोनों दुर्गों की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता के द्वारा ही रखी गई थी। करणी माता के चमत्कारों में इनके पिता, उनको सांप काट दिया था, उनको इन्होंने जिंदा कर दिया था। इसलिए करणी माता के बहुत प्रसिद्ध चमत्कार है। और करणी माता को स्पेशली तौर पे चूहों वाली देवी कहा जाता है। चूहों वाली देवी। क्यों एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे हजारों की संख्या में चूहे आपको नजर आएंगे। जब भी आपका जाना हो देशनोक करणी माता मंदिर जाना। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो सफेद चूहे होते हैं, उनको, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और एक किंवदंती है कि जिस भी दर्शनार्थी को सफेद चूहा नजर आ जाता है, माना जाता है कि उस पे मां करणी का आशीर्वाद हुआ है। इसलिए करणी माता का मंदिर देशनोक में स्थित है, बीकानेर में। और ये बीकानेर दुर्ग और मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धि बाई। सुआप फलोदी जोधपुर में इनका जन्म स्थान है। और इनको चूहों वाली देवी और सफेद चूहे जो यहाँ पे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। और जिस भक्त को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं या सफेद चूहा नजर आ जाता है, कहा जाता है कि उस पर मां करणी की कृपा हुई है। क्लियर। इसके अलावा करणी माता के जितने भी अनुयायी हैं, मैंने आपको बताया था कि चारण जाति करणी माता की सबसे बड़ी अनुयायी है, वो कपिल मुनि के आश्रम नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने करणी माता को कोई श्राप दे दिया था, इसलिए करणी माता के जो अनुयायी हैं वो कोलायत या कपिल मुनि के आश्रम नहीं जाते हैं। क्लियर। तो अपना यह आंसर सही हो जाएगा करणी माता। करणी माता राजस्थान का एकमात्र ऐसा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। एक होता है चैत्र मास में और एक होता है आश्विन मास में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजपुताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? सीधा सा फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। राव राम सिंह। किसने? राव राम सिंह। इन्होंने सबसे पहले कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। सवाई जय सिंह जयपुर से हैं, जसवंत सिंह, जगत सिंह, इनके बारे में डिटेल में हम डिटेल वाली क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशुपाल वध का लेखक
ये जो चार नाम लिखे हैं चारों ही प्रसिद्ध लेखक हैं। शिशुपाल वध का लेखक है। इसमें से शिशुपाल वध की रचना किसने की उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना है वीर सतसई। कौन सी है? वीर सतसई। क्लियर। नेक्स्ट है भीनमाल का माघ। इन माघ के द्वारा ही शिशुपाल वध का लेखन कार्य किया गया। तो इनका हो जाएगा शिशुपाल वध। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध कौन है? ये शिशुपाल भगवान कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था। उसके बाद में अजमेर का चंद्रवरदाई, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी और अजीज मित्र थे। पृथ्वीराज रासो की रचना के रचनाकार। पृथ्वीराज रासो की रचना इन्होंने ही की थी। फिर है जोधपुर का मूर्णोत नैन्सी। जोधपुर के जो मूर्णोत नैन्सी है ये काफी विख्यात है। इनकी प्रमुख रचनाओं में नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ परगणारी विगत, मारवाड़ परगणारी विगत, ये प्रमुख रचनाएं हैं मूर्णोत नैन्सी की। क्लियर। तो अपना यह आंसर हो जाएगा भीनमाल का माघ। भीनमाल के माघ द्वारा शिशुपाल वध का लेखन कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? देखो ये चार नृत्य लिखे हुए हैं, इसमें अपने को ये बताना है कि किसमें दोनों भाग लेते हैं। जैसे लूर है, गेर है। लूर केवल स्त्रियां भाग लेती है, गेर केवल जेंट्स भाग लेते हैं। चरी नृत्य है, औरतें भाग लेती है। नेक्स्ट है रणबाजा। तो इसका अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रणबाजा। रणबाजा में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये एकमात्र ऐसा, इन चारों ऑप्शन में एकमात्र लोक नृत्य ऐसा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, वो है रणबाजा। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दामना नामक आभूषण। ये आभूषणों से संबंधित है। कहाँ पहना जाता है? तो दामना जो होता है वो उंगली में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? उंगली में पहना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अपना उंगली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडामार होली उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में होली निकली है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चार जगह लिखी है इसमें से 3 जगहों पे होली का आयोजन होता है। नसीराबाद के बारे में आप जानते होंगे। नसीराबाद हमारे 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी, जिसमें से एक प्रमुख छावनी थी नसीराबाद अजमेर। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज नसीराबाद से ही हुआ था। कब हुआ था? आप लोग जब ये सारी बातें हम राजस्थान की हिस्ट्री डिटेल्ड कोर्स पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको शॉर्टली में बता रहा हूँ, इसको आपको ढंग से सुनना है, क्योंकि ये केवल आपका टेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, आपका खुद का एनालिसिस है। एज ए क्रैश कोर्स की तरह आपका रिवीजन है। आप जितने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो उतना करना। हो सकता है आपकी हेल्प से उसका भला हो जाए, इसलिए आपको इसको सॉल्यूशन को ढंग से देखना है और एक एक चीज को याद रखना है। आते हैं वापस। कोडामार होली उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले लिखा है केकड़ी। केकड़ी में, ये केकड़ी अजमेर में है। यहाँ पे अंगारों वाली होली खेली जाती है। कैसी होली खेली जाती है? अंगारों वाली होली। ध्यान रखना, अगर पूछ ले अंगारों वाली होली कहाँ खेली जाती है तो केकड़ी अजमेर है। फिर लिखा है ब्यावर। ब्यावर में देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। कौन सी होली प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली। और ब्यावर में इससे ही संबंधित एक और चीज है, बादशाह की सवारी। इंपॉर्टेंट चीज है, बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। इसमें बादशाह के रोल में कौन होता है? टोडर मल। कहा जाता है कि 2.5 दिन के लिए अकबर की जगह टोडरमल को बादशाह बनाया जाता है और टोडरमल के द्वारा अपने खजाने को जनता में लुटाने के लिए सवारी निकाली जाती है। उस सवारी को ही बादशाह की सवारी कहा जाता है, जिसमें बादशाह की भूमिका में कौन होते हैं? टोडरमल होते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, बादशाह की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है? ब्यावर में। इसके अलावा बादशाह की सवारी कोटा में भी निकाली जाती है, लेकिन मोस्टली ध्यान रखना अपने को ब्यावर याद रखना है। बादशाह की सवारी ब्यावर में निकाली जाती है। देवर भाभी की होली भी ब्यावर में खेली जाती है। इसके बाद
आता है बिनाय। बिनाय में कोडामार होली का आयोजन होता है। अपना जो क्वेश्चन था कोडामार होली। कोडामार होली का उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बिनाय अजमेर का प्रसिद्ध है। कोडामार होली में होता क्या है? देखो, लेडीज द्वारा कोड़े बरसाए जाते हैं पुरुषों पर। कैसे? कढ़ाई के चारों तरफ पानी की कढ़ाई रख देते हैं, बीच में उसके चारों तरफ औरतें खड़ी हो जाती है और जेंट्स जो कढ़ाई में गिर के इनको पानी से भिगोने की कोशिश करते हैं उनको वो औरतें कोड़े मारती है। इसी कारण इसको बोला जाता है कोडामार होली। तो कोडामार होली का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिनाय अजमेर में। ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नसीराबाद। नसीराबाद को मैंने आपको बता ही दिया क्यों फेमस है। नसीराबाद में हमारे राजस्थान के 1857 की क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था। 6 छावनियों में से एक छावनी यहाँ नसीराबाद में ही थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपना इसका आंसर हो जाएगा बिनाय अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को, देखो अंडरलाइन करना, क्या लिखा है? अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था। कौन सा वो दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा नहीं जीता गया? सबसे पहली बात हुई है रणथंबोर, फिर है चित्तौड़, फिर है भरतपुर और फिर है जोधपुर। आप इसमें दिमाग लगाओ तो भी पता चल जाएगा अंग्रेजों द्वारा कौन सा दुर्ग था जो जीतने में अंग्रेज असफल हुए थे। भरतपुर दुर्ग था। इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग। क्यों? क्योंकि ये अजय दुर्ग था, इसको कोई नहीं जीत पाया था। तो अपना आंसर हो जाएगा भरतपुर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। एक जू में कुछ हिरण, अच्छा ये रीजनिंग वाला आ गया है। नेक्स्ट अपना लेते हैं। जीण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सुनना। और बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जीण माता के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले, जीण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? ये अपने सामने ही है। इससे पहले हम सीख लेते हैं नंबर 1 के जीण माता का सबसे पहले नाम। तो जीण माता को सबसे पहले जीवनबाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीण माता का जो ओरिजिनल नाम था वो जीवनबाई था। उसके बाद जीण माता के एक भाई थे जिनका नाम था हर्ष। ध्यान रखना, हर्ष व जीण माता, ये दोनों भाई बहन हैं, जीण माता और हर्ष। जीण माता का मंदिर कहां पे है? रेवासा सीकर में स्थित है। पहली बात, जीण माता का जो मंदिर है वो कहां पे है? रेवासा सीकर। क्लियर? दूसरी बात, जीण माता के सामने ही हर्ष का मंदिर है, हर्ष, जिसको हर्ष पहाड़ी या हर्ष पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष पर्वत। जीण माता मंदिर के जस्ट सामने हर्ष पर्वत है जो इनके भाई थे हर्ष। जीण माता ने, हर्ष ने तपस्या की थी। यहाँ पे जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा सीकर में है और उसके सामने हर्ष पर्वत पे हर्ष का मंदिर जो इनके भाई थे उसको हर्ष पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज, जीण माता का जो गीत है, राजस्थान में सबसे बड़ा लोक देवी का जो गीत है जीण माता का गीत है, सबसे लंबा गीत है। सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है? सबसे लंबा गीत किस देवी का है? जीण माता का। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। इसके अलावा 2.5 प्याले शराब, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। प्याले शराब चढ़ाई जाती है किसको? जीण माता को। इसके अलावा और बात इंपॉर्टेंट करें तो जीण माता के मंदिर को औरंगजेब के काल में तोड़ने की कोशिश की गई थी। औरंगजेब का यही काम था, औरंगजेब मंदिर तोड़ता था। उसको चमत्कार दिखाया था किसने? जीण माता ने। कैसे? औरंगजेब ने जीण माता मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे थे और उन पे मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण कर दिया था? मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। वो मंदिर नहीं तोड़ पाए, इसलिए जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्लियर? क्यों कहा जाता है? कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने के लिए सैनिक भेजे थे तो मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था और मंदिर नहीं तोड़ पाए, इसलिए इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। 2.5 प्याले शराब भी इन्हीं को चढ़ाई जाती है।
सबसे लंबा जो गीत है वो जीण माता का ही है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में स्थित है। हर्ष उनके भाई थे। अब इनकी कुछ देखो एक कहानी है कि जीण माता और हर्ष इनके आमने सामने मंदिर कैसे है। इनके भाई बहन का जो स्नेह था उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये हमारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा, पणियारिया जो होती है वो तालाब से पानी लेके घर जाती है। ऐसे ही ये दोनों जीण माता और इनकी भाभी साथ में पानी लेने के लिए तालाब पे गई और घर आ रही थी वापस। मटकी उतारने के संदर्भ में जीण माता और इनमें बीच में शर्त लगी कि किसकी मटकी भैया उतारेंगे। तो हर्ष ने अपने पत्नी की मटकी पहले उतरवा दी। उससे जीण माता जी नाराज हो गए और ये पहाड़ियों पे आए और तपस्या करने लगे। हर्ष भी इनके साथ आ गए और तपस्या करने लगे। इस प्रकार हर्ष का मंदिर जीण माता मंदिर के जस्ट सामने है। ये जो हर्ष पहाड़ी है ये सिक्कर में स्थित है और जीण माता मंदिर ये भी सिक्कर में स्थित है। इस प्रकार से जीण माता का जो मंदिर है वो सिक्कर में स्थित है। आपको याद रखना है सबसे लंबा गीत जीण माता का है। 2.5 प्याले शराब जीण माता को चढ़ाई जाती है। मधुमक्खियों की देवी भी जीण माता कहलाती है। अब आवाज आती है राजवंश की। तो जीण माता का जो राजवंश है वो चौहानों की कुल, कौन सी? चौहानों की। अब कौन से चौहान? देखो चौहानों की भी बहुत शाखाएं हैं। नाडोल के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान। तो ये अनंत प्रदेश के चौहानों की कुल देवी है। अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश के चौहानों की कुल देवी है। वो क्षेत्र अनंत प्रदेश कहलाता था उस समय। सिक्कर के चौहान बोल दो या अनंत प्रदेश के चौहान बोल दो, इनके कुल देवी है कौन सी? जीण माता। क्लियर? नेक्स्ट अपना इसका आंसर हो जाएगा जीण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो है चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ है? सबसे पहले बात करते हैं संत पीपा का जन्म। संत पीपा का जन्म गागरोन में हुआ। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। कुछ बातें पढ़ लेते हैं संत पीपा के बारे में। सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ है गागरोन में। तो इनकी छत्री जो है वो भी कहाँ पे है? गागरोन में इनकी छत्री है। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन। और इनका जन्म गागरोन में ही हुआ था। वहां पे इनकी छत्री है। वहां पे इनकी छत्री, पहली बात। उसके बाद बात करेंगे संत पीपा। अब इसमें ऑप्शन में गागरोन है, पिपाड़ है, धनेरा है और टोडा है। इन्होंने पूछा है संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा गांव में। कहाँ पे है? टोडा गांव में। संत पीपा का जन्म गागरोन में हुआ था। और इनकी अगर छत्री पूछी जाए तो वो गागरोन में है और अगर गुफा पूछी जाए तो टोडा में। ये संत पीपा, पीपा क्षत्रिय समाज जो है, दर्जी समाज, उनके आराध्य देव है संत पीपा। ये रामानंद के शिष्यों में से एक थे। कबीर, रैदास, ये संत पीपा, ये सारे रामानंद के शिष्य थे। और संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा में स्थित है। क्लियर? इसका अपना आंसर हो जाएगा टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आप इन ढंग से देखो, कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपने को रटना जरूरी है। आप सिर्फ ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल मैप को याद करो और उनको समझो। उनको समझने से ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि रणकपुर मंदिर है कहाँ, मतलब किस जिले में स्थित है। सबसे पहली बात तो रणकपुर जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? रणकपुर जैन मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है या पाली में स्थित है या अजमेर में स्थित है या राजसमंद में? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इन्होंने सबसे पहले लिखा है माही। रणकपुर और माही नदी के दूर दूर तक, मतलब आप लोगों ने देखा होगा माही नदी दक्षिण की आदिवासियों की गंगा कहलाती है। राजस्थान के आदिवासियों की गंगा माही नदी कहलाती है। और माही नदी का उद्गम हमने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा है और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की मैंद झील से। माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब राजस्थान में एंटर करती है तब भी काटती है और जब अरब सागर में गिरती है तब भी काटती है। तो ये उसका, उस नदी के तट पर तो ये नहीं है। फिर लिखा है गंभीरी,
फिर लिखा है बेडज, तो ये गंभीरी और बेडज के बारे में भी आपने सुना होगा। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे तब, या आपने पढ़ा होगा तब, उसमें भी गंभीरी और बेडज आया होगा, तो ये भी नहीं है। तो ये अपना सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मथई। तो रणकपुर मंदिर जो है वो मथई नदी पर स्थित है। रणकपुर 1444 खंभों के लिए भी जाना जाता है। 1444 खंभे हैं। कहाँ पे? रणकपुर जैन मंदिर में। ये पाली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। इस प्रकार से अपना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथई नदी। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मथई नदी। बाकी सारी नदियों की डिटेल्ड हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जमुना दास, छोटेलाल, देखो ये जो नाम आए हैं ये सब चित्रकार है, और ऐसे नाम ये क्लिष्ट सवालों में आते हैं कि भाई टफ कैसे याद रखा जाए। अभी आपको अलवर शैली, झालावाड़ शैली, बीकानेर शैली और मारवाड़ शैली इससे संबंधित बातें हैं। सबसे पहले लिखा है जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये जो चित्रकला शैली है ये आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं किससे संबंधित है। अलवर शैली से संबंधित है। किससे शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अलवर शैली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अलवर शैली का प्रारंभ। अलवर शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह के काल में। किसके काल में शुरू हुआ? प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। अब अलवर शैली का स्वर्ण युग, अलवर शैली का स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल किस महाराजा के काल को कहा जाता है? विनय सिंह के काल को। इसके महाराजा के विनय सिंह के काल को। इस बात को भी याद रखना है। शुरुआत प्रताप सिंह ने की थी और स्वर्णिम युग विनय सिंह का काल माना जाता है। कौन सी शैली की बात हो रही है? अलवर शैली की बात हो रही है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जयपुर का चित्रकार था डालू, ये जयपुर से प्रताप सिंह के काल में अजमेर लाया गया। कहाँ लाया गया? सॉरी, अलवर लाया गया। प्रताप सिंह के काल में यह डालू जो चित्रकार था वो जयपुर का था, जिसको अलवर लाया गया। किसको? इस डालू को। क्लियर? तो ये जितने भी जो ये अपने अलवर की, ये जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल, ये जितने भी व्यक्ति है ये अलवर शैली से संबंधित है। और अलवर शैली का प्रारंभ प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था। इसका जो स्वर्णिम युग था वो विनय सिंह का काल कहलाता है। और एक चीज और है कि जयपुर का चित्रकार था डालू, जो अलवर किसके काल में लाया गया? प्रताप सिंह के काल में लाया गया। ध्यान रखना, इस अलवर में ही पांडवों की आदमकद मूर्तियां बनाई हुई है। पांडवों की आदमकद मूर्तियां भी बनाई हुई है। कारण कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पांडु पौल उनके बारे में, तो ये महाभारत काल से संबंधित भी जिला है। और पांडवों की आदमकद मूर्तियों से ये पता चलता है कि यहाँ पे पांडव रहे थे, इसीलिए वहाँ पे पांडवों की आदमकद मूर्तियाँ किस शैली में मिलती है? अलवर शैली, चित्रकला शैली में मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, इसका अपना आंसर हो जाएगा अलवर शैली। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक को रात कार्य हेतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद उपाधि प्रदान की? अब देखो ये क्वेश्चन आया है, किस शासक को रात कार्य हेतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद उपाधि प्रदान की? तो नंबर 1 बात लिखा है सरदार सिंह, नंबर 2 लिखा है स्वरूप सिंह, नंबर 3 लिखा है गंगा सिंह और नंबर 4 लिखा है फतेह सिंह। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि रात कार्यों के लिए किसको दी थी? गंगा सिंह को। अब गंगा सिंह के बारे में जान लेते हैं। गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा थे। आप लोगों ने सुना होगा गंग नहर। गंग नहर का निर्माण इनके समय और इनके नाम से ही हुआ है। गंगा सिंह के नाम पे ये बीकानेर के महाराजा थे। इन्होंने रात कार्य, अकारात कार्य किए थे, उसके कारण ही ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। अब देखो सरदार सिंह, स्वरूप सिंह और फतेह सिंह, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बंदे हैं। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं सरदार सिंह की, उसके बाद कर रहे हैं स्वरूप सिंह और उसके बाद में बात करते हैं फतेह सिंह की। तो सरदार सिंह, उसके बाद में स्वरूप सिंह और उसके बाद में फतेह सिंह। स्वरूप सिंह की बात करेंगे तो उदयपुर के महाराणा। कहाँ के महाराणा? उदयपुर के महाराणा। 1857 की क्रांति के समय जो हमारे राजस्थान में एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उनके पीए थे पॉलिटिकल एजेंट
उनकी हेल्प के लिए ये सब मारा जाते। तो उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह थे जिन्होंने सबसे पहले उनकी सहायता की थी। किसकी? अंग्रेजों की सहायता की थी स्वरूप सिंह ने। आप लोगों को पता होगा कि नीमच क्रांतिकारियों के द्वारा जब हमला बोल दिया गया था अंग्रेजों पे, तो वो आके जगत यहाँ पे रुके थे, जगत मंदिर जग निवास में, और स्वरूप सिंह ने ही उन्हें बचाया था। तो ये स्वरूप सिंह उदयपुर के महाराणा थे। फिर है फतेह सिंह। फतेह सिंह वो है जिनके बारे में आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ। फतेह सिंह को ही दिल्ली में जो दरबार लगा था महारानी का 1903 में, वहाँ पे जाने के लिए केस सिंह बार्ट ने चेतावनी राज चुंगटिया लिखी थी और इन फतेह सिंह को ही वहाँ जाने से रोका था। क्लियर? अपने को याद रखना है कि किस शासक को राहत कार्य थी ब्रिटिश सरकार ने कैसे हिंद की उपाधि प्रदान की, तो वो थे गंगा सिंह। बाकी सारी डिटेल इन महाराजाओं की हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां। देखो महाराणा कुंभा ये एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। ये सारी उपाधियां लिखिए, देखो अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, नंदिकेश्वर अवतार और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो उपयुक्त सभी है, पहली बात। फिर इसको ये उपाधियां अलग अलग कारणों से दी गई है, जैसे हाल गुरु, राजगुरु। राजनीति में दक्ष होने के कारण इनको राजगुरु कहा जाता था। हाल गुरु क्यों कहा जाता था? गिरी पहाड़ी दुर्गों के मालिक थे। कहा जाता है कि राणा कुंभा ने राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है, 84 किले है, जिसमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा अकेले ने करवाया। ये स्थापत्य कला के जनक भी माने जाते हैं। महाराणा कुंभा खुद रचनाकार भी थे, बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने की है, संगीत राज ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं हैं। हम उपाधियों की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है अभिनव भट्टाचार्य। तो ये उपाधि इनको मुस्लिम सूफी संतों ने दी थी सहिष्णुता के कारण। उसके बाद में राणा रासो, जो उपाधि दी गई थी, ये साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण इनको राणा रासो की उपाधि दी गई। नंदिकेश्वर अवतार, भगवान शंकर के, ये जितने भी मेवाड़ के महाराणा थे, ये भगवान शंकर के खुद को भगवान शंकर का दीवान मानते थे, मतलब एकलिंग जी के दीवान मानते थे। और कहते हैं कि ये 6 फुट लंबे शिवलिंग को बैठे बैठे जल चढ़ाते थे। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा 6 फीट बड़े शिवलिंग को बैठ के ही जल चढ़ाते थे, और इसके कारण ही उनके सामने ही नंदी था, और नंदिकेश्वर अवतार इसको इन कारण से ही कहा जाता है। तो ये तीनों जो उपाधियां, इनके अलावा हाल गुरु, इनके अलावा भी उपाधियां है हाल गुरु, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, नंदिकेश्वर अवतार, ये सारी उपाधियां इनकी है। क्लियर? तो महाराणा कुंभा के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है महाराणा कुंभा। देखो ये दादा पोते जो हुए हैं, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप, ये राजस्थान के इतिहास में, जब भी राजस्थान का इतिहास पढ़ा जाता है, इनके बिना राजस्थान का इतिहास कभी पूरा हो ही नहीं सकता। क्लियर? कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम, राजस्थान के आरपीसी द्वारा या आरएसएसएमबी द्वारा कोई भी एग्जाम कराया जाता है जिसमें राजस्थान सिलेबस में हो, उसमें इन दादा पोतों का सवाल आना तय है। क्लियर? तो इनको अच्छे से पढ़ना है। किसको? महाराणा कुंभा की सारी चीजों को बहुत ढंग से पढ़ना है। ये खुद एक अद्वितीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उक्त कथन किससे संबंधित है? पहली बात तो ये जो लाइन लिखी है, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जब कोई चीज प्राप्त होती नहीं है तो ऐसा कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अंगूर खट्टे वाली बात है या नाच न जाने अंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। यह कहा गया कि उक्त कथन किससे संबंधित है। सबसे पहले तो यह बता देता हूं कि यह कहा किसने। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उक्त कथन किससे संबंधित है बाद में पढ़ेंगे। पहले किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी। एक बंदा था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। किसका संस्थापक? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। उसने कहा था
क्योंकि इसके द्वारा ये जो दुर्ग है, ये 4 दुर्ग है, इसमें से एक दुर्ग के बारे में ये बात हो रही है, उसके बारे में सस्पेंस बरकरार है। आप लोगों को बताना है कि किस दुर्ग के बारे में ये बात कही गई थी। जलालुद्दीन खिलजी जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने कहा था कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, और ये कहने वाला व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के सस्पेंस को खत्म करते हैं। तो ये बात थी रणथंभौर दुर्ग की। किसकी दुर्ग की थी? रणथंभौर दुर्ग की। ध्यान रखा, रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी मानी जाती है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? जाइन दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जाइन दुर्ग को। ये जो सारे दुर्ग है, ये इसमें नाडोल छोड़ दो, ये जो दुर्ग है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सारे जीते गए थे। जालोर दुर्ग जिसको सुवर्णगढ़ भी कहा जाता है, स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग ये राणा हम्मीर से संबंधित है। नाडोल ये चौहानों की शाखा है। नाडोल जो लक्ष्मण संस्थापक था, नाडोल चौहानों का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण संस्थापक था। उसके बाद में सिवाना जो कि बाड़मेर में पड़ता है। इस प्रकार से ये जालोर, रणथंभौर, नाडोल और सिवाना ये चौहानों से संबंधित दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात कही थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्लियर? बाकी हम इसकी डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर। नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है? अभी मैंने आपको समझाया था, वो क्वेश्चन ही आ गया। नंबर 1 लिखा है बागोद, नंबर 2 लिखा है आहड़, नंबर 3 लिखा है बेराट और नंबर डी लिखा है नूह। ध्यान रखना कि प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का, किसकी बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्षेत्र था वो था बेराट। कौन सा था? बेराट। कैसे? अशोक का बब्रू शिलालेख कहां से मिला है? बेराट से मिला है। और अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत महत्व दिया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया था। और प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है? वो है बेराट। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बागोद की। बागोद भीलवाड़ा में स्थित है। क्लियर? और इसके अलावा नेक्स्ट है आहड़। आहड़ बेड़स नदी पर स्थित है। आहड़ को आगाटपुर या आड़ संस्कृति किस नदी पर है? बेड़च नदी पे। किस नदी पे? बेड़च नदी पर विकसित हुई है आड़ नदी। यहां पे इसमें आगाटपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगाटपुर। एक चीज और, इसको धूलकोट भी कहा जाता है। रेत के धुरे होने के कारण इसको धूलकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा आड़ की संस्कृति को ताम्रवती या आड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। क्योंकि ताम्र के अत्यधिक, यहाँ पे तांबे के अत्यधिक उपकरण मिले थे, इसलिए ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। एक होता है ताम्रवती नगरी, एक होता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ध्यान रखना, ताम्रवती नगरी जो कहलाती है वो आहड़ कहलाती है। धूलकोट और आगाटपुर भी आहड़ में स्थित है। और एक है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता कहलाती है। कौन सी सभ्यता कहलाती है? गणेश्वर। ये हम राजस्थान की सभ्यताएं जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा, आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। फिर है बेराट। बेराट की बात हमने पहले की और अभी भी हो चुकी है, ये अपना आंसर है। फिर है नो। ये नो भरतपुर में है। ये नो एक ऐसी जगह है जहां पे तीनों युग के, ताम्रयुगीन कहो, पाषाण युगीन कहो, और ये सारी संस्कृतियां या नो में प्राप्त हुई है। क्लियर? प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेराट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारसाई सिक्के किस शासकों द्वारा प्रचलित किए गए? सीधा सा क्वेश्चन है, आंसर देना है जयपुर। कौन सा आंसर हो जाएगा? जयपुर। झारसाई सिक्के जयपुर के शासकों द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या लिखा है? भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख। सबसे पहले लिखा है घंटियाला, फिर लिखा है बड़ली, फिर लिखा है गोसुंडी और फिर लिखा है बसंतगढ़। बसंतगढ़ राजस्थान का
प्राचीन शिलालेखों में से एक है, मतलब राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख जो माना जाता है वो हो जाता है बड़ली। सबसे प्राचीन शिलालेख है वो है बड़ली। भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम जो अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा? गोसुंडी। कौन सा है? गोसुंडी। उसके बाद में है बसंतगढ़, वो सिरोही में है, और घंटियाला जो कि जोधपुर में स्थित है। भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम जो अभिलेख है वो गोसुंडी है। सारे अभिलेखों को डिटेल में हम हिस्ट्री की डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गोसुंडी। भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीन अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निजता का अधिकार निम्नांकित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। अब पॉलिटिकल के सवाल आ गए, राज्य व्यवस्था के। लिखा है निजता का अधिकार। ये जो अधिकार दे अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21, इसमें से कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार की अभिव्यक्ति देता है? तो यहां हो जाएगा अनुच्छेद 21। अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्लियर? अनुच्छेद जो 14 है, यहां से आप हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो मूल अधिकार होते हैं वो 12 से शुरू होते हैं 32 तक, 12 से लेकर 32 तक शुरू होते हैं, जिसमें 12 और 13 के बाद 14 से शुरू होता है हमारे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे करके सारे ये हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो निजता का अधिकार जो है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 के अनुसार। क्यों है? देखो, ये अभी हाल ही बहुत चर्चा में, कि हर व्यक्ति ये निजता का अधिकार लेके कुछ भी किए जा रहा है, इसलिए ये सवाल डाला गया है कि निजता का अधिकार निम्नांकित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। वो निजता का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है। वेतन कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को वेतन कौन देता है? ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है लोक लेखा समिति द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, संचित निधि द्वारा, या आकस्मिक निधि। ये आक नहीं है, ये आकस्मिक निधि है। कौन सी निधि है? आकस्मिक निधि। तो इसका अपने सही आंसर हो जाएगा संचित निधि से। कहां से मिलता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना वेतन प्राप्त कहां से होता है? संचित निधि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या से है। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ध्यान रखना, जो भी जनसंख्या के आंकड़े हैं, जैसे जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत, साक्षरता दर प्रतिशत, लिंगानुपात एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है। इसमें पहले में लिखा है 21.48%, सेकंड में लिखा है 21.30%, फोर्थ और फिफ्थ 25.38%, 24.36%। तो 2001 से 11 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21.30%। ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको रटना ही है। इनको आपको जो जनगणना के आंकड़े हैं हम आपको और इजीली समझाएंगे जब मैं आपको राजस्थान और भारत की जनसंख्या करवाऊंगा, तब उसमें आपको याद कैसे करना उसका जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आंकड़े हैं ये बहुत करीबी रूप में पूछे जाते हैं, जैसे ये ऑप्शन में डाले हुए हैं ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको करेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना ये 21.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पे? जो लोग अपने जोधपुर से है उन सबको तो ये पता ही होगा। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पे स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में। जयपुर में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने राजस्थान का प्रथम कौन सा है? जयपुर में सांगानेर है, फिर है अजमेर और फिर है उदयपुर। उदयपुर में है डबोक, जयपुर में सांगानेर और जोधपुर में रातानाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। मोतीपुरा प्रसिद्ध है, एक जगह का नाम है, इसमें लिखी हुई है योजना है। परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, सौर ऊर्जा लगी हुई है, गैस आधारित बिजली घर है, या ताप बिजली घर हेतु। ध्यान रखना, मोतीपुरा जो प्रसिद्ध है वो ताप बिजली घर हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप बिजली घर हेतु। एक चीज और बता देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन ताप द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अभी क्लियर कर देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, ये भी आपको याद रखना है, क्रम पूछ लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कैसी है? ताप आधारित है।
कैसी है? ताप आधारित। क्लियर, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन ताप आधारित होता है, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है ज्योग्राफी में। लिग्नाइट कोयले के भंडार राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में खूब है, और वहाँ पे अपने राजस्थान में सर्वाधिक जो विद्युत ग्रह निर्मित होते हैं उनका आधार ताप आधार होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन भी ताप आधारित योजनाओं के द्वारा ही होता है। तो मोतीपुरा जो प्रसिद्ध है वो ताप बिजली घर हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रेड डाटा बुक में उल्लेखित फर्न तथा जंगली गुलाब की प्रजाति किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? अब रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक में जो धीरे धीरे प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे है उनको रेड डाटा बुक में वर्णित किया जाता है। और ये यहाँ पूछ रहा है फर्न तथा जंगली गुलाब की प्रजाति किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो फर्न और जंगली गुलाब आबू किस अभ्यारण्य में? आबू अभ्यारण्य में। इसका आंसर हो जाएगा आबू। उसके बाद देखो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में है। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, यहाँ पे उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सीतामाता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी ध्यान रखना, उड़न गिलहरियां। सर्वाधिक उड़न गिलहरियां कहाँ पाई जाती है? उड़न गिलहरियों के लिए सीतामाता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ में। ताल छापर ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए। अगर पूछ लिया जाए कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर है, और है कहाँ पे? चूरू में। कहाँ पे है? चूरू में। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, आबू सिरोही जिले में है, आपको सबको पता ही होगा। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, और ताल छापर है चूरू में जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। सीतामाता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, और जंगली गुलाब और फर्न की प्रजाति के लिए कौन सी रेड डाटा बुक में उल्लेखित है? वो है जगह है आबू अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? आबू अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आबू हो जाएगा अपने। गलत युग्म को पहचानी, इसमें से कौन सा युग्म गलत है? लिखे हुए हैं मेले और लिखा हुआ है आगे जिला। बेणेश्वर डूंगरपुर, बिल्कुल सही बात है। बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ, सोम माही जाखम, कौन सी नदियां? सोम माही और जाखम के संगम पर। सोम माही जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर जगह पे बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ या मेला लगता है बेणेश्वर में, जो कि सोम माही जाखम नदियों के संगम पे स्थित है डूंगरपुर में। बिल्कुल सही सुयुग्म है। बादशाह का मेला ब्यावर, अभी हमने बात की थी जब होली वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही बात है, बादशाह का मेला ब्यावर पड़ता है। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं पड़ता जी, मरु महोत्सव जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तो सर फिर बाड़मेर में कौन सा मेला? थार महोत्सव। कौन सा मेला पड़ता है? थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर जिले में होता है। कहाँ होता है? बाड़मेर जिले में होता है। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर जिले में होता है, तो ये युग्म गलत है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में होता है, ना कि बाड़मेर जिले। फिर है गौतमेश्वर मेला भूरिया बाबा, ये सिरोही जिले में। बिल्कुल सही बात है, गौतमेश्वर कहो या भूरिया बाबा कहो, ये मीणाओं के आराध्य देव है, और ये मेला कहाँ लगता है? सिरोही जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा मरु महोत्सव बाड़मेर। ये युग्म गलत है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, सीधा जयपुर आंसर है। कौन सा आंसर है? राजस्थान में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी गहने क्या बनाए जाते हैं? जयपुर में। कांच पे सोने की बारीकी से बनाए जाते हैं, उसको मीनाकारी बोलते हैं। कहाँ पे होती है? जयपुर में। नेक्स्ट, नेजा, लिखा है नेजा क्या है? देखो, देवता का चढ़ावा, रामदेव जी की पचंगी पताका, तलवार के समान आयुध, या मंदिर का गर्भगृह। तो नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका है, जिसको नेजा कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा सांप्रदायिक मेला रामदेवरा में रूणीचा में लगता है, जो कि रामदेव जी लोक देवता का मेला है, जो कि सबसे बड़ा सांप्रदायिक मेला लगता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के द्वारा एक कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। 13 ताली नृत्य जो है वो भी रामदेव मेले से संबंधित ही है। रामदेव जी की जो पचरंगी पताका होती है, ध्वज जो होता है, उसको नेजा कहा जाता है। क्लियर?
और नेक्स्ट एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे जिन्होंने 24 बाणियां लिखी वो थे रामदेव जी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये नेजा रामदेव जी की पचंगी पताका है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। ये 4 दुर्ग आपके सामने दे रखे हैं। नंबर 1 दिया है मांडलगढ़, नंबर 2 दिया है जैसलमेर, नंबर 3 दिया गागरोन और नंबर 4 है आमेर। ये सारे फेमस दुर्ग है। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया, जो जिन्हें यूनेस्को में विरासत में नहीं लिया है? ध्यान रखना, मांडलगढ़ दुर्ग ये भीलवाड़ा में है। कहां पे है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में स्थित है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में आप और क्या जानते हैं? देखो, मांडलगढ़ में एक छतरी भी है। आप लोगों ने पिछली क्लास में या हम नेक्स्ट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मांडलगढ़ में एक प्रसिद्ध छतरी है। किसकी? संग्राम सिंह का नाम सुना होगा, राणा सांगा। राणा सांगा की एक छतरी है जो मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित है, 8 खंभों की छतरी है ना। महाराणा प्रताप की भी 8 खंभों की छतरी है, वो बारडोली में है। नेक्स्ट, ये दुर्ग ऐसा है जो यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है। बाकी ये तीनों दुर्ग यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित किए हुए हैं। अपना आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। उसके बाद में जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग को सुवर्णगढ़ भी कहते हैं, सुवर्णगिरी। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी कहा जाता है कि लोहे की बैसाखियां या लोहे की टांगे ही आपको यहां तक ले जाती है। किसके बारे में कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। पीले पत्थरों से बना हुआ है। ये भाटी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। जैसलमेर दुर्ग। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये एक जल दुर्ग है जो कि कौन सी नदी पर? काली सिंध और अऊ नदियों पर स्थित है। कौन सा? गागरोन दुर्ग। अब मांडलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो बनास, बेड़ज एवं मेनाल, इसके जो त्रिवेणी संगम बनता है वहां पे ये स्थित है मांडलगढ़ दुर्ग। ठीक है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और अऊ नदियों पे बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे, गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। इस गागरोन दुर्ग में ही मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। किसमें? गागरोन दुर्ग की बात कर रहा हूं। मिट्टे शाह की दरगाह, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। और संत पीपा की छतरी वो भी किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन झालावाड़ जिले में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अपना झालावाड़ है। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि हमारी पूर्व सीएम रह चुकी है भूतपूर्व, उनका जो क्षेत्र है वो भी झालरापाटन झालावाड़ में ही है। अब हम बात करेंगे आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग बहुत फेमस दुर्ग है। सबसे पहली बात, मीणाओं द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? मीणाओं द्वारा बनाया गया। उसके बाद इसको बहुत सारे राजाओं द्वारा जीर्णोद्वार किया गया। आधुनिक जो रूप दिया है किसको? आमेर दुर्ग को। हम किसकी बात कर रहे हैं? आमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। आमेर दुर्ग को आधुनिक रूप मान सिंह के समय दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं? आमेर दुर्ग की। आधुनिक रूप मान सिंह के द्वारा दिया गया था। मान सिंह के द्वारा। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास बहुत सारे बने हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी दुर्ग में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां आते हैं? इसी दुर्ग में आते हैं, आमेर दुर्ग में। आधुनिक रूप इसको मान सिंह ने दिया था। मूल रूप से किसने बनाया था? मीणाओं ने बनाया था। किसने बनाया था? मीणाओं ने बनाया था। आमेर दुर्ग में ही ये दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह बने हुए हैं। कहा जाता है कि आमेर दुर्ग से नारगढ़ का एक गुप्त रास्ते से इसके अंदर जाया जाता है। तो आमेर दुर्ग कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। किसके द्वारा? आधुनिक निर्माता या आधुनिक जो रूप दिया गया है
कछवा वंश थे, राजा मान सिंह, उनके द्वारा ये आधुनिक रूप दिया गया किसको, आमेर दुर्ग को। नेक्स्ट इनकी और डिटेल में बात हम राजस्थान की हिस्ट्री की डिटेल क्लास में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, ये जो सुन रहे हो आप, ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपका टोटली रिवीजन होने वाला है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना है। मैं बार बार आपको इसीलिए कह रहा हूं, आपके छोटे से सहयोग से आपके दोस्त की हेल्प हो जाएगी और उसका भला हो जाएगा, इसलिए चूकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका अपना आंसर हो जाएगा मांडलगढ़, जो कि यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है। बाकी तीनों दुर्ग यूनेस्को की विरासत दुर्ग माने जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, देखो सबसे बड़ी रियासत तो थी राजस्थान में, वो जोधपुर थी। इसमें मैं पूछा गया है सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो सबसे पहले मेवाड़ की बात करते हैं, उसके बाद शाहपुरा, अलवर और कोटा। इसमें से सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, शाहपुरा अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा, और सबसे नवीन रियासत अगर पूछ लिया जाए तो वो झालावाड़ थी। कौन सी थी, झालावाड़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 अप्रैल 1946 को राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जलाया गया, ये हिंट के तौर पे दिया गया है। नंबर 1 लिखा है केसरी सिंह बारट। हम इनकी बात करेंगे। केसरी सिंह बारट का संबंध था मेवाड़ से। कहां से संबंध था, मेवाड़ से। ध्यान रखना, ये केसरी सिंह बारट, फिर लिखा है प्रताप सिंह बारट, ये भी मेवाड़ से संबंधित है। कहां से, शाहपुरा भीलवाड़ा से। केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट पिता और पुत्र है, और कहा जाता है कि ये पूरा परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है, पूरा परिवार जिसने 1857 की क्रांति में अपने आप का बलिदान कर दिया था, ये बारट परिवार ही है। इनके भाई थे जोरावर सिंह बारट। केसरी सिंह बारट इधर लिख देता हूं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। केसरी सिंह इधर लिख देता हूं, जोरावर सिंह, और एक लिखते हैं प्रताप सिंह। क्या भूमिका रही है, ये कमाल के लोग थे जी, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। केसरी सिंह और जोरावर सिंह दोनों भाई थे। प्रताप सिंह बारट इनके केसरी सिंह जी के पुत्र थे, और इनके भतीजे, ये चाचा भतीजा। केसरी सिंह बारट ने सबसे पहले, आप लोगों ने ये विख्यात है, आपने रचना की थी चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया 1903 में दिल्ली दरबार लगाया था। उस दिल्ली दरबार के आयोजन में राणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, उनको बुलाया था और वो निकल गए थे। तब केसरी सिंह ने 13 सौरठे लिखे थे। कितने सौरठे लिखे थे, 13 सौरठे लिखे थे, और जिनको चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है, उसको पढ़ने के बाद फतेह सिंह जी दिल्ली तो गए लेकिन दरबार में नहीं गए और वापस लौट आए थे। केसरी सिंह बारट को इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखी, किसको, महाराणा फतेह सिंह को। कब, 1903 में। उसके बाद की बात करते हैं 1910 में। 1910 में इन्हें जेल में रखा गया। क्यों रखा गया, एक पंडित कोई व्यक्ति था, उसकी मृत्यु के मामले में इनको फंसा दिया गया था, और इनके जो हाथ है, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट, ये क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए मिले हुए थे। इसके कारण अंग्रेजों ने इन पे षड्यंत्र चला के पंडित प्यारेलाल के केस में इनको फंसा दिया था। जोरावर सिंह बारट राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद क्यों कहा जाता है, आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हो कि मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद ही रहूंगा। अंग्रेजों के हाथ कभी आए नहीं थे। इसी प्रकार जोरावर सिंह भी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, और इन्होंने फिर अपना जीवन एक साधु के रूप में बिताया। प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इन पे सर्वाधिक यातनाएं, अगर कहा जाए 1857 क्रांति के समय सर्वाधिक जो यातनाएं दी गई थी तो वो थे प्रताप सिंह बारट। ये बहुत छोटे थे उम्र में, इनको अंग्रेजों ने कई तरह से यातनाएं दी। इनको माँ की बातें उलाने दी कि भाई आपकी माँ क्या कहेगी,
केएस सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट को मिलाया भी गया ताकि ये कुछ क्रांति जो गतिविधियां होती है उसके बारे में बताएं, लेकिन इन्होंने मुंह तक नहीं खोला। और केएस सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट को जब मिलाया गया तो केएस सिंह बारट ने प्रताप सिंह को कहा कि अगर तूने कुछ बताया तो पहली गोली तुझे मैं मार दूंगा। इस प्रकार से ये जो केएस सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह, ये जो बारट परिवार था, इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक आभार है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी भूमिका इस परिवार की, मतलब कभी भुलाने नहीं भुलाने जैसी जो योगदान है वो इन बारट परिवार का है। ये हमारे हमेशा इतिहास में अमर है और अमर रहेंगे। केएस सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, इनका हम और डिटेल में बहुत सारी पूछे, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता ही है, क्योंकि ये इन्होंने वो काम किया है जो आम आदमी नहीं कर सकते। इन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है इस फैमिली ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी इन सबके गुरु समझ लो। कहने का मतलब ये जो सारी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको ट्रेन करने का काम सेठी जी कर रहे थे, अर्जुन लाल सेठी। इनका जो कर्म स्थली था वो था जयपुर। ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी का एक बोल है कि अगर सेठी गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है सागरमल गोपा, ये जैसलमेर के थे। इन्होंने किताब लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। इनकी प्रसिद्ध कृति किनकी? सागरमल गोपा। इनकी प्रसिद्ध कृति थी जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। क्लियर? 3 अप्रैल 1946 को राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जलाया गया था? तो वो सागरमल गोपा ही थे। ये जैसलमेर से संबंधित थे। आप जयपुर इनकी कर्मस्थली रही है। आप दोनों मेवाड़ से संबंधित थे और ये जैसलमेर से संबंधित थे, सागरमल गोपा। तो इन्होंने लिखा है राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो जेल में जिंदा जलाया किसको जलाया गया था? सागरमल गोपा को। क्लियर? अपना आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूपा जी व कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू, अलवर, मारवाड़ और बिजोलिया। ध्यान रखना, बिजोलिया और बेंगू ये अपने मारवाड़ के बहुत बड़े। बिजोलिया किसान आंदोलन तो पूरे भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। सबसे लंबा चला था 1897 से लेकर 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, जिसकी शुरुआत साधु सीताराम दास ने की थी। बेंगू किसान आंदोलन ये भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन से ही प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी, मेनाल नामक स्थान से, भैरूकुंड से। कहां से की गई थी? मेनाल के भैरूकुंड से की थी। मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, डिटेल्ड में हम डिटेल क्लास में बताएंगे। लिखा है रूपा जी व कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से? तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध देखो बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन हुआ कहां पे था? ये चित्तौड़गढ़ में हुआ है। मेनाल जगह भैरूकुंड, ठीक है, 1921 को। उसके बाद अब इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नेतृत्व के लिए किसानों ने बात की थी विजय सिंह पथिक से, लेकिन विजय सिंह पथिक ने ये इनका नेतृत्व दे दिया था रामनारायण जी चौधरी को। किनको दे दिया था? रामनारायण चौधरी। इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद अनूप सिंह व किसानों के बीच, अनूप सिंह व किसानों के बीच एक समझौता हुआ था जिसको नाम दिया गया था बोल्शेविक। क्या नाम दिया गया था? बोल्शेविक समझौता। तो बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है पूछा जाए तो भी बेंगू से है। इसके बाद एक ट्रेंच आयोग बिठाया गया था। इस ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था और इस ट्रेंच ने ही 1923 में किसानों पे गोलियां चलवा दी थी, 1923 में, जिसमें रूपा जी और कृपा जी दोनों शहीद हो गए थे। इस ट्रेंच के द्वारा ही गोलियां चलाई गई थी 1923 में। तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन था। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी। 1921 की बात है।
जो मैनाल भैरवकुंड से शुरू हुआ था। 1923 में ये ट्रेंच आयोग के दौरान गोली चलाई गई थी। 1923 में रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। अनूप सिंह और किसानों के बीच का जो समझौता था उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा भी दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अलवर, मारवाड़ और बिजोलिया बाकी हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। इसका अपना आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विप्लव के समय, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लिटन। सीधा सीधा आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी बोलते हैं जिसको, ये तो जीजी हो गया। गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, एजेंट टू गवर्नर जनरल था लॉरेंस। उसको खबर कहां लगी थी? ये उसमें माउंट आबू में था, वहां खबर लगी थी 19 मई को। ठीक है। उसके बाद इस एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन अलग अलग पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट, जिसमें जयपुर, कोटा, मारवाड़ और जोधपुर में अलग अलग, उनके बारे में आप जानते ही हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति समय ये मैकमोसन, इडन और बर्टन, इन सब के बारे में डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। अपना इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता की खोज किसने की? ये खोज लिखा हुआ है, आर्य सभ्यता की खोज किसने की? अभी अपने आया था आर्य सभ्यता सबसे पहले है किस नदी पर? बेडच या आयड नदी भी बोलते हैं, इस पे है। इस धूलकोट भी यही है, आगाटपुर भी यही है, और इसी को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। ध्यान रखना, इसने खोज पूछा है। इसमें एक ऑप्शन डाला हुआ है रत्नचंद्र अग्रवाल, पीए घोष, वीके थापर और अक्षय कीर्ति व्यास। आर्य सभ्यता की जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। क्लियर। उत्खनन किसने किया? एक थे आर.सी. अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल, और एक थे एच.डी. साखलिया। एच.डी. साखलिया, इनको भी याद रखना है। तो आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शिलालेख में अजमेर के चौहानों को वश गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, शिलालेख का। इसीलिए मैंने आपको शिलालेख के 2 या 3 क्वेश्चन डाले हैं। शिलालेख वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस शिलालेख में अजमेर के चौहानों को वश गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? अजमेर लेख, अबू शिलालेख, बिनमा लेख या बिजोलिया लेख? इसका सही आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है, इसको ढंग से पढ़ना, बिजोलिया शिलालेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया शिलालेख कहां पे है जी? बिजोलिया में है। बिजोलिया कहां पे है? ये बिजोलिया वही क्षेत्र है जो ऊपरमाल कहलाता था। क्या कहलाता था? ऊपरमाल, जो कि अशोक परमार को दिया गया था। अशोक परमार को किसने? राणा संग्राम सिंह ने अशोक परमार को यहाँ की जागीर दी थी। किसकी? बिजोरिया की। और ये हमने भौतिक स्वरूपों में भी पढ़ा है। ऊपरमाल का पठार ये बिजोलिया में स्थित है, ऊपरमाल, और इसको बिजोलिया शिलालेख में इस जगह को भी ऊपरमाल का नाम दिया गया है। इसमें ही अजमेर के चौहानों को वश गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है, और बहुत सारी अलग अलग जगहों को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो किस शिलालेख में अजमेर के चौहानों को वश गोत्रीय ब्राह्मण कहा है? बिजोलिया शिलालेख में। और इसका जो रचयिता था गुणभद्र। कौन था बिजोलिया शिलालेख का? गुणभद्र था रचना। और किसने की थी? गोविंद ने। गोविंद के काल में रचना हुई। बिजोलिया शिलालेख, किस शिलालेख में अजमेर के चौहानों को वश गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है, इसको ध्यान रखना है। बिजोलिया शिलालेख
में ही वश गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया किसको? अजमेर के चौहानों को। और इसमें ही उपरमाल नाम आया हुआ है बिजोलिया के लिए। राणा संग्राम सिंह के द्वारा अशोक परमार को ये जागीर में दिया गया था। क्यों दिया गया था? खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा संग्राम सिंह का सहयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसके मामले उच्च व उच्चतम दोनों न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? ये पॉलिटिकल का सवाल है। क्या लिखा है देखो, सवाल को ढंग से पढ़ना। निम्न में से किसके मामले उच्च व उच्चतम दोनों न्यायालयों के अधिकारिता में आते हैं? मतलब जिसको उच्च न्यायालय भी सुन सकता है और उच्चतम न्यायालय भी सुन सकता है। पहला लिखा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, ये केवल उच्चतम न्यायालय सुन सकता है। फिर लिखा है राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी उच्चतम न्यायालय में है। मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन में संरक्षण, इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। ये दोनों में आता है, दोनों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर? उच्च और उच्चतम दोनों न्यायालयों की अधिकारिता में कौन सा आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में किस विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम से चुनाव करवाया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज सबसे पहले कौन सी विधानसभा चुनाव में? तो इसका सीधा आंसर है 12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विधानसभा समिति है प्राकलन, लोक उपक्रम, लोक लेखा, उपसभी। विधानसभा में ये सारी समितियां होती है। प्राकलन समिति भी होती है, लोक उपक्रम समिति भी होती है, लोक लेखा समिति भी होती है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा उक्त सभी। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले का केसरपुरा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है, राजस्थान के खनिज। तो प्रतापगढ़ जिले का केसरपुरा नामक स्थान सबसे पहले लिखा है जस्ता। ध्यान रखना, जस्ते के लिए सबसे प्रमुख जगह कौन सी है? जिंक स्मेल्ट संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? देवबारी में। कहाँ लगा हुआ है? देवबारी। देवबारी कहाँ पे है? उदयपुर में। नेक्स्ट है अबरक। अबरक के लिए फेमस जगह कौन सी है? भीलवाड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा कारखाना अबरक ईंटों का या जो चदरें होती है वो अबरक की, वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। फिर है हीरा, यही आंसर है अपना। प्रतापगढ़ जिले केसरपुरा स्थान हीरे के लिए है। और पन्ना काला गुमान क्षेत्र राजसमंद जिले में सर्वाधिक होता है। तो अपना आंसर यहाँ हो जाएगा हीरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागौरी गौवंश की उत्पत्ति नागौर के कौन से क्षेत्र में हुई? ये क्षेत्र पूछ रहा है कि जो नागौरी जाति की, जो नागौरी नस्ल की जो गाय है उसकी उत्पत्ति वाला क्षेत्र, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए डाला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों है? कई बार पूछा गया है। तो ये है सुहालक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सुहालक क्षेत्र नागौर है, वो नागौर गौवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला गंगा। मंगला, ये ऑप्शन में ये मंगला यहाँ है। गंगा, सुनहरी, लाल बहादुर किसकी? किसमें? मक्का, चावल, गेहूं और दाल। देखो मक्का भी कई बार पूछी गई है, चावल की भी कई बार पूछी गई है। ये ऑप्शन, ये इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। एक सेकेंड, कहां तक आ गए थे हम? यही पोर्शन चल रहा था। हाँ जी, मंगला, गंगा, सुनहरी, लाल बहादुर किसकी किस्म है? तो ये किस्मों का सवाल इसलिए दिया गया है, कई बार किस्में पूछ लेते हैं। मक्का भी कई बार पूछा गया है, चावल भी पूछा गया है। इस बार मैंने डाल दी है गेहूं की, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना गेहूं। ये जो मंगला,
गंगा, सुनरी, लाल बहादुर ये जो किस्में है सब ये गेहूं की किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, देखो क्या लिखा है। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और बाड़मेर। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद ये तीनों जिले देखो आप, ये साउथ के दक्षिण राजस्थान के जिले हैं, ये सब जवाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान, जिसको दौलत बाग भी कहा जाता है, सुभाष उद्यान इसको वर्तमान में दौलत बाग भी कहा जाता है, तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। ये बहुत फेमस है, आप लोगों को सबको पता होगा, आना सागर, कोलायत, फतेह सागर या फतेह सागर। तो ये आना सागर झील है जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादा अर्णोराज द्वारा बनाई गई थी तुर्की आक्रमणकारियों के खून से धोने के लिए। आना सागर, इसके ही चारों तरफ ये सुभाष उद्यान और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। अपना इसका आंसर हो जाएगा आना सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। पहले लिखा है नदी और उसकी सहायक नदियां, जैसे पहले लिखा है लूणी, उसके सामने लिखा है वाकल, फिर है माही, उसके सामने लिखा है परवन, साबरमती, जवाई, काली सिंध और सोम। इसको सेट करना है, कहने का मतलब ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इनका मिलान करना है। लूणी लिखा है, सामने वाकल लिखा है, फिर माई लिखा है और सामने परवन लिखा है, फिर लिखा है साबरमती, उसके सामने लिखा है जवई और काली सिंध और उसके सामने लिखा है सोम। अभी इस क्वेश्चन को अगर आपने मेरे को अभी ढंग से सुना है तो आप इस क्वेश्चन को अभी भी कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको बताया सो माही जखम के संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है, तो माही नदी जो है वो माही की सहायक नदी कौन सी है, सोम। क्या मतलब हुआ, जहां पे दूसरे के साथ डी जुड़ा है, दूसरे के साथ डी जुड़ा है, जैसे देखो ये लिखा है, देखो दूसरा सी डी ए बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। लूणी नदी, लूणी किसकी सहायक नदी है, जवाई की, इधर ध्यान देता हूं, एक नंबर लूणी है, उसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब लूणी सहायक नदी की सहायक नदी है जवाई, माई की सहायक नदी है सोम, साबरमती की सहायक नदी वाकल और काली सिंध की सहायक नदी परवन। क्लियर, इसको समझना है। सी डी ए बी, ए के सामने है जवाई, लिख देता हूं, लूणी की सहायक नदी है जवाई, माई की सहायक नदी है सोम, साबरमती की सहायक नदी है वाकल और काली सिंध की सहायक नदी है परवन। ये जहां पे है सी डी ए बी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये जो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, वही क्वेश्चन आ गया, देखो घुमा के पूछा है, क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा या पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की शाखा। अब ये उससे संबंधित सवाल पूछ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। अरब सागरी, अगर आपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो मेरी डिटेल्ड क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें बताया हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अब क्यों होती है उसका कारण भी बताया था। अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली के समानांतर होने के कारण सीधा सीधा निकल जाता है, कहीं अवरोधक नहीं आता, इसीलिए वो सीधा निकल जाता है और हिमालय में जाके बरसात करता है उत्तरांचल में। और वहाँ पे राजस्थान में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा आड़ोती प्रदेश से एंटर करती है और उसके दौरान ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से मानसून से बारिश होती है। जो सर्वाधिक राजस्थान में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून से होती है। क्लियर, यही अपना आंसर हो जाएगा। बेक बंगाल की खाड़ी की मानसून, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश
बालू को स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ भाग जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, वहाँ पे सीज अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना भी वहीं की गई है। एक रेगिस्तानी जो रेगिस्तान है हमादा प्रकार का रेगिस्तान भी वहीं पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। तो इसमें से वो कौन सा क्षेत्र है, देखो सम लिखा है सबसे पहले, इसमें क्वेश्चन डाला है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहाँ बालू का स्तूप नहीं है। सम तो टोटली वनस्पति वन क्षेत्र है। ये सम के दौरे ये विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही, विदेशी पर्यटक खूब